ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें हमारी प्यारी और क्यूट सी फीमेल लीड डुई डुई को ही दिखाया जाता है, जो कि एक जंगल के बीचों बीच डरी और सहमी खड़ी थी। और तभी फिर उसके चार्मिंग प्रिंस की एंट्री होती है, जिसका फेस तो खैर नहीं दिखाया गया, और वो आते ही अपनी प्रिंसेस को यूनिकॉर्न पे बिठा के अपने साथ उड़ा के लेके जाने लगता है, जो कि ये मोमेंट बहुत ही खूबसूरत था। ये सब तो जस्ट डुई डुई का सपना ही था, जो कि क्लास में सो के ही वो देख रही थी। टीचर के बुलाने पे ही हड़बड़ा के उठ बैठती है। अपने तकरीबन वो सारे ही सब्जेक्ट्स में फेल हो चुकी थी, सो यूं अब क्लास में सोने पे भी उसे उनसे काफ़ी सारी डांट पड़ जाती है। वो तो बकायदा अब उसे अपने ऑफिस से लेके आ गए थे कि पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा, वैसे तुम्हें आर्टिस्ट बनने का शौक है और काम चेक करो अपने, अब हार्ड वर्क करोगी तो ही अपना ड्रीम पूरा कर पाओगी ना। मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये साल फिर से रिपीट करना पड़ेगा। पहले जो गाइडेंस प्रोग्राम वाले तुम्हें पढ़ाते थे, इस दफ़ा उन्होंने भी मना कर दिया है, और ये सब जस्टिफाई करने वाला उसी का ही एक जीनियस सीनियर जियांग जू था। उसका नाम सुन के ये भी टीचर को उसे ही अपने लिए ट्यूटर चूज़ करने को बोलती है कि मैं ये रिपीट नहीं करना चाहती, अब की बार पक्का बहुत मेहनत करके पढ़ूंगी। वो भी फिर यहाँ पे सोच में ही पड़ गए थे। खैर ये मन में जियांग जू को बहुत कोसने तो लगती है कि वो कौन होता है जस्टिफाई करने वाला। जियांग यहीं पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करवाने आया था। बाहर ही उसकी मुलाकात डुई डुई से हो जाती है। वो पहले तो समझ रही थी कि शायद ये स्टूडेंट भी एग्ज़ाम में मेरी तरह फेल हो गया है, पर वो उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिर उससे जियांग के बारे में ही बात करने लगी थी कि पता नहीं वो मुझे पढ़ाएगा या नहीं, मैं जो अपने सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो चुकी हूँ, मुझे ये साल रिपीट नहीं करना। मुझे अपना नाम तो नहीं बताता, लेकिन इतना श्योर करवाने लगता है कि डोंट वरी, वो तुम्हें ज़रूर पढ़ाएगा। ये अब होश हो जाती है कि चलो हो सकता है ये उसका कोई जानने वाला हो और वो मेरी बात उससे करेगा। अब उसे थैंक्स कहती वो तो वहाँ से चली गई थी। अब ये वापस अपने रूम में आ चुकी होती हैं और अपनी फ्रेंड्स को उसी लड़के का बताने लगी थी। अब उनके उसके नाम पे पूछने पे ये फिर सैड क्यों नो, वो तो मैं उससे पूछना भूल ही गई। तभी टीचर उसे कॉल करके जियांगजू का बताने लगते हैं कि वो तुम्हें पढ़ाने के लिए मान गया है। ये तो बहुत खुश कि ज़रूर उसी लड़के ने उससे बात की होगी, और इस बात का फिर अपनी सारी फ्रेंड्स को ही बताने लगी थी। अगले दिन क्लास में जियांग की जगह ऑफिस के बाहर मिलने वाले लड़के को देख के शौक, इसे क्या पता कि ये वही जियांग ही तो है। वो समझने लगती है कि शायद ये भी जियांग से पढ़ने आया है। अब जब वो इसे खुद से इंट्रोड्यूस करवा के अब स्टडी करने को बोलता है, तो वो तो बहुत ही सरप्राइज रह जाती है कि ये क्या बात हुई, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तुम ही जियांग हो। वो इन बातों को छोड़ के बुक्स निकाल के स्टडी पे फोकस करने को कहता है। अगर तुमने ये साल रिपीट नहीं करना तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। साथ में बड़ा सा भाषण भी दे के उसे अब अपनी लाइफ के बाकी कामों को छोड़ के बस पढ़ने को ही बोलने लगा था। और ये बात इसे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती कि मैं ऐसे कैसे अपने रूटीन के काम छोड़ दूँ। अब उसे फ़िलहाल तो कुछ कह के नाराज़ भी नहीं कर सकती थी। अगले सीन में फिर हमें इसे अपने फ्रेंड्स के पास से बैठे दिखाया जाता है। डोंग डे और ये दोनों बहुत ही लड़ते हैं, पर बेस्ट फ्रेंड्स तो हैं ही सही। अभी के लिए इसकी बातें सुने बिना वो तो फिर वहाँ से चला गया था। पीछे से ये फिर अपनी एक और दोस्त को जियांग के बारे में ही बताने लगी थी कि वो भी ऊपर से आ जाता है कि खाने के बाद तो मुझे क्लासरूम में ही दिखनी चाहिए। ये भी कहाँ उसका कहाँ मानने वाली थी। अब पेंटिंग रूम में आ जाती है, जहाँ पे इसी की ड्राइंग्स बनी हुई थी। पर वो जब इसे कॉल करता है तो ये पहले बिल्कुल भी पिक नहीं करती। जब बार बार उसका फ़ोन रिंग कर रहा था तो ये भी फिर तंगी आ जाती है, और फिर फ़ोन उठा के यही झूठ बोलने लगती है कि ओह एक्चुअली मैं सो गई थी ना, तो क्लास में नहीं आ पाई। पर वो तो इसे ढूंढता हुआ यहाँ पे आ चुका था। नंबर्स तो दोनों ने पहले ही एक्सचेंज कर लिए थे, आखिर को वो उसका टीचर था और ये उसकी स्टूडेंट। अब ये थोड़ा सा एम्बैरस हो जाती है। खैर वो तो इसकी बनाई पेंटिंग से बहुत इम्प्रेस हुआ था, जो कि वाकई में अच्छी थी, पर उसे यूं शो करवाता है कि जैसे उसे पसंद ही ना आई हो। ये बेचारी अब उसका लेक्चर सुनने क्लास में आ चुकी थी। इसका मूड भी यहाँ पे बहुत ही बुरा हो गया था। दूसरी तरफ उसकी सारी फ्रेंड्स तो मौज मस्ती करने में बिजी। वापिस आके अब रूम में इसे अफसर देख के हैरान, ये फिर उनसे जियांग की शिकायतें लगाने लगी थी कि उसकी वजह से मेरी सारी आज़ादियाँ ख़त्म होके रह गई हैं। पर वो इसकी बात पे ध्यान ना दे के इससे उसकी हैंडसमनेस की बात एक करने लगी थी कि सारा सारा दिन तुम उसके साथ ही तो रहती हो, तुम्हारा तो मूड उल्टा अच्छा होना चाहिए, फिर भी बोर होके ही आई हो। ये भी अब फिर यहाँ पे चुप रहना ही बेहतर समझती है।
नेक्स्ट डे ये क्लास में बैठी पढ़ाई कर ही रही थी कि उसी वक्त ही इसे डोंगडे का मैसेज मिलता है कि जो तुमने काम कहा था वो हो गया। अब रात को बीच पे मिलके हम पार्टी करेंगे और साथ ही साथ मैं तुम्हें उनसे मिलवा भी दूंगा। अभी के लिए ये एक्सक्यूज करके फिर वॉशरूम में जाने लगी थी। इसके जाते ही इसके मैसेज पे फिर यहाँ पे जियांग की भी नज़र पड़ ही चुकी होती है। अब खैर वो भी फिर वही जाने का सोच लेता है जहाँ पे डोंगडे के साथ ये जाने वाली थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें उसे फिर डोंगडे के साथ ही दिखाया जाता है। वो यहाँ पे उसे दो मॉडल से ही मिलवा रहा था और ये बाहर खड़ा उन चारों को देख ही रहा होता है। अब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये डुई डुई को जानता है और उससे लव भी करता है, तभी तो यहाँ पे हमें इसकी थोड़ी बहुत जेलसी भी नज़र आ रही है। वो उन दोनों को प्रिंटिंग रूम में लेके आ चुकी थी। तभी ऊपर से जियांग भी डोर ओपन करता है। ये सभी उसे देख के सरप्राइज। डोंगडे उन्हें लेता फिर वहाँ से चला ही गया था कि अब तुम अपना काम संभालो। और अब बाहर से सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ें सुन के ये डोर के पीछे ही छुप जाते हैं, सो वो उन्हें नहीं देख पाता। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ चुके थे कि इनकी हार्ट बीट से फास्ट हो जाती हैं। जियांग तो फौरन से पीछे ही हो गया था। उसकी शर्ट पे भी पेंट का निशान लग चुका था। वेल वो इस बात को नोट नहीं करता। वो अब डुई को आइंदा बॉयज़ की बजाय गर्ल्स की ही पेंटिंग्स करने को बोलता है। वो गुस्सा के मैं क्यों तुम्हारा कहा मानूं, मेरी मर्जी में जो करती फिरूं। तो वो भी कह देता है कि ठीक है, फिर ये साल रिपीट करो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाने वाला। अब मजबूरी में उसे उसकी बात तो माननी ही पड़ गई थी और साथ में उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगले दिन फिर भड़की हुई उसके पास आती है कि तुमने मेरी ड्राइंग क्लासेस क्यों कैंसिल करवा दी हैं। वो तो बस नॉर्मल से जवाब देता है कि तुम बस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करो, इसलिए बाकी के काम बाद में करती रहना। ये बीमार होने का बहाना बना के वहाँ से जाना चाहती थी, पर वो इसकी सारी नौटंकी समझ जाता है, इसलिए जाने नहीं देता। ग्रामर फिर से स्टार्ट करने को बोलता है। अब ये फिर तमीज़ से यहाँ पे पढ़ने ही लग गई थी। तब यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त जियांग का ही किसी और से पूछ रही थी। क्लास में जियांग नहीं था, तो वो डुई से उसके बारे में पूछती है और साथ में उसे खुद को जियांग की एक्स गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाती है। ये उसे कॉल करके उसका मालूम करने को बोलती है, पर जब ये उसे बताती है कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है तो इसे शरारत सोचती है। जल्दी से यहाँ पे उसे मैसेज करके उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का ही बताने लगी थी। जियांग तो जल्दी से उसे बसों से वहाँ से भेजने का कहता है कि मुझे इससे बिल्कुल नहीं मिलना, सो तुम मेरी बस यही फेवर कर दो। ये अब दिल में खुश कर चलो, अब मुझे जियांग की वीकनेस का तो पता चल गया। अब यहाँ पे फिर इसे कह देती है कि मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पाई, तुम अपना नंबर दे दो, मैं उसके बारे में तुम्हें बताती रहूँगी। अब फिर जियांग को एक रेस्टोरेंट में आने का कह के लूमी को भी वहीं पे जाने के लिए कह देती है। साथ में फिर से सोचने भी लगी थी कि मैं जब जियांग और लूमी का पैचअप करवा दूंगी ना, तो वो ज़्यादा टाइम उसी के साथ ही बिताने के चक्कर में मेरी क्लासेस नहीं लिया करेगा। अब वाह, मेरी तो फिर मौज लग जानी है। ये जैसे ही अंदर जाता है, सामने से लूमी को देख के दौड़ना स्टार्ट और वो फिर उसके पीछे पीछे। ये गुस्से में डुई के पास आता है कि लूमी को वहां भेजने का आइडिया तुम्हारा ही था ना, अब तुम ही मेरी उससे जान छुड़वाओगी, वरना फिर से साल रिपीट करो, मैंने नहीं पढ़ाना। अब उसे फिर उल्टा इसी की हेल्प ही करनी पड़ जाती है। अगले सीन में जैसे ही ये लूमी को मैसेज कर रही होती है, ऊपर से डोंगडे आ जाता है कि न्यू फ्रेंड बना ली। उसकी डीपी देख के ये तो उसका दीवाना ही हो गया था। एक्चुअली में ये ना एक प्ले बॉय है, जो भी प्यारी सी लड़की देखता है उस पर लट्टू हो जाता है और इसे भी कहने लगा था कि तुम मेरी इससे सेटिंग करवा दो। वो तो अब खुश हो जाती है कि ये भी सही है, इस तरह लूमी जियांग का पीछा छोड़ देगी और मेरी लाइफ तो एकदम आसान हो जाएगी। वो अब इसके साथ मिलके कोई प्लानिंग ही करने लगी थी। अगले ही लम्हे उसने कॉल करके लूमी को मिलने के लिए बुलवाया था। यहीं पे डोंगडे की भी एक्शन मारते हुए एंट्री होती है। वो अब उसे देख के यही प्रिटेंड करने लगी थी कि जैसे लूमी के सामने उन दोनों फ्रेंड्स की मुलाकात कोइंसिडेंटली हुई हो। आते ही डोंगडे फिर इनके सामने शोखियाँ मारना स्टार्ट कर देता है कि जैसे उससे ज़्यादा कोई जेंटलमैन और जीनियस तो कोई और हो ही नहीं सकता। स्पेशली खुद को रिच भी प्रिटेंड करने लगा था। अब बहुत बातें करने के बाद फाइनली वो फिर वहाँ से चला ही जाता है। बाद में ये उसे यही बैड न्यूज़ देती है कि लूमी तुमसे ज़रा भी इम्प्रेस नहीं हुई, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बन सकती, सो उस पर गिव अप करना ही अब तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बट नहीं, ये तो फ्लावर बुके लेके उसे भी लेता लूमी की प्लेस पे ही पहुंच आया था कि आज मैं उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके ही रहूँगा, तो वो ज़रूर मान जाएगी। अब फिर थोड़ी देर के बाद ये आगे और लूमी अपनी तलवार लेके इसके पीछे ही भागी हुई होती है। वो तो गाड़ी भगा के फिर वहाँ से चलता बनता है।
ये हैरान कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि लूमी को तलवार ही उठानी पड़ गई। ये फिर उसे बताने लगता है कि एक्चुअली में मैं तो जस्ट उसके क्लोज जाके रोमांटिक तरीके से बस अपनी लव कन्फेशन ही तो कर रहा था कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरी नींद तो जैसे उड़ ही गई है वगैरह वगैरह। मुझे क्या पता था कि उसे इतना बुरा लग जाना है। वो तो फिर मेरे पीछे ही भाग पड़ी अपनी तलवार लेके। अब तभी डुई को लूमी का मैसेज मिलता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये अब फिर डोंगडे की तरफ से उससे सॉरी ही बोलने लगती है कि वो बस तुमसे लव कन्फेशन ही तो करने आया था, गलत मत समझ लेना। साथ में डोंगडे पे भी भड़क ही गई थी कि तुम्हें पता नहीं आखिर उसके इतने क्लोज जाने की क्या ज़रूरत थी। क्लास में भी जब ये कुछ राइट कर रही होती है तो अब जियांग उसकी हेल्प ही करने लगा था। इस तरह दोनों फिर एक दूसरे के क्लोज ही आ जाते हैं। अब इन पे किसने नज़र भी रखी हुई थी, अब वो कौन है उसके बारे में हमें नहीं बताया गया। डोंगरे इससे बात करने आता है कि सच में मैं लूमी को पसंद करने लगा हूँ। जब से उसे गुस्से में देखा है तब से तो वो और ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगने लगी है। उस हालत में भी कोई इतना क्यूट कैसे लग सकता है। ये उसे अब बता देती है कि असल में वो जियांग की एक्स गर्लफ्रेंड है, सो तुम भूल जाओ, तुम्हारा उससे चांस नहीं बन सकता क्योंकि अभी भी उसके दिल में जियांग ही है। ये फिर भी लूमी को देखने जाता है पर वो तो नहीं थी तो अब वहाँ से चला ही गया था। क्लास में तो इसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब वो आगे पढ़ना नहीं चाहती थी तो इसलिए इस बात का जिक्र वो जियांग से कर देती है। अभी के लिए तो उसने इसे छुट्टी दे दी थी पर कल ज़रूर टाइम पे क्लास में आने का कह के वहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाते वक्त स्टूडेंट्स इसे अजीब सी नज़रों से ही देखने लगे थे पर ये ज़्यादा नोट नहीं करती। अगले दिन फिर अपने टाइम पे ही क्लास में आ चुकी थी। असल में इसकी और जियांग की साथ में बैठे की फ़ोटोज़ किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी जो कि इतनी वायरल हो गई कि सबको अब यही लगने लगा था कि ज़रूर सीनियर और इसका कोई चक्कर चल रहा है। इसकी क्लासमेट्स भी अब इससे जियांग के बारे में ही बात करने लगी थी। साथ ही साथ वो वाली फ़ोटोज़ भी इसे दिखाने लग जाती हैं। अब पता नहीं किसने इनकी ये वाली पिक्चर्स क्लिक की थी, इस बात का तो उसे खुद नहीं मालूम होता। ये तो बहुत गुस्सा हो जाती है कि मेरे और जियांग के बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर ये सब क्या हो रहा है। वह जियांग को इस सब से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो उल्टा खुशी नज़र आ रहा होता है। ये उससे छुपती छुपाती मिलने के लिए जाती है कि हमें अपने रिलेशनशिप को लेके सबको क्लियर कर देना चाहिए ताकि वो रूमर्स फैलाना बंद कर दें। पर वो ऐसा करने को तैयार नहीं था कि किसी ने कोई हमारी बात थोड़ी ही ना माननी है। लूमी इस पे भड़कने आ जाती है कि मुझे अपनी दोस्त बना के खुद जियांग के साथ तुम डेट कैसे कर सकती हो। इससे पहले कि वो उसे कुछ बताती ऊपर से जियांग आके फिर यहाँ पे डुई को क्लोज कर लेता है कि हम दोनों वाकई में एक दूसरे से लव करते हैं, तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, मेरा पीछा छोड़ दो, अब यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लूमी तो फिर इन्हें आंखें दिखाती हुई वहाँ से चली जाती है। वो अब डुई डुई को अपनी गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करने को ही कहने लगा था कि तभी मेरी लूमी से जान छूट सकती है। ऊपर से रूमर्स भी फैले हुए हैं तो इसी बात का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे भी तुम्हें मुझसे जल्दी आज़ादी चाहिए तो उससे पहले मेरा ये काम कर दो। दोनों में डील तो पक्की हो चुकी थी। अभी तो ये इसे अपनी ड्रेसिंग वगैरह पे गौर फिक्र करने को कहता है कि तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो। शॉपिंग पे जाने का सुन के ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले ही लम्हे दोनों ड्रेस खरीदने आ चुके थे। ये सबसे एक्सपेंसिव वाला सिलेक्ट करती है कि ये बाय कर ही नहीं सकेगा और मैं इसका फिर उस वक्त फेस देखना चाहती हूँ। अब मेरा इसे तंग करना तो फिर बनता ही है। अब वो जब चुपचाप इसे वही वाली ड्रेस बाय करके देता है तो उस वक्त फिर इसी की शक्ल देखने वाली होती है। अब यहाँ पे लूमी भी इन दोनों को देख ही चुकी थी। वो जियांग पे गुस्सा करने के लिए यहाँ पे आती है कि मुझे तुमने खुद यहाँ पे मिलने के लिए बुलवाया था और खुद फिर इसके साथ फिर रहे हो। अब वो यूँ शो करवाता है कि जैसे वो मैसेज उसने नहीं बल्कि डुई ने ही उसे सेंड किए हों। डुई हैरान कि मैंने ऐसा कब किया। खैर अभी के लिए उसे इसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक तो करना ही था। दोनों ही अब यहाँ पे उसके सामने लवी डवी होते फिर वहाँ से जाने ही लगते हैं। इसे डर तो था कि लूमी ज़रूर मुझसे अपना रिवेंज लेके रहेगी, सो अब से तुम ही मुझे प्रोटेक्ट करोगे और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारे ज़िम्मे ही है। वो तो खुशी खुशी इसकी बात मान जाता है। अगले ही लम्हे इसे अपने साथ वीकेंड पे अपनी क्लास रियूनियन पार्टी में चलने को कहता है कि वहाँ पे लूमी ने भी होना है, सो तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। पर यह मना कर देती है कि मैं अब हर बात तो तुम्हारी नहीं मानने वाली हूँ। डोंगडे लूमी के पास ही पहुंचा हुआ था। साथ ही साथ उससे अपोलोजाइज़ भी करता है कि मुझे उस दिन ऐसे ही बोल्ड तरीके से तुमसे अपनी लव कन्फेशन नहीं करनी चाहिए थी।
पर यहाँ पे उसने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी, वो उसे इग्नोर करती चली ही जाती है। इस बात से ये बहुत ही हर्ट हुआ था। ये अब हेल्प के लिए डुई के पास आ गया था कि प्लीज़ मेरी लूमी के साथ सेटिंग करवा दो, वरना मैं क्या करूं, उसका ध्यान अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ। साथ ही साथ जियांग से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट ही करने लगा था कि तुम ही तो कुछ करो मेरे लिए। उससे जवाब ना पाके डुई का हाथ पकड़ लेता है। ये देख के जियांग तो बहुत जेलस फील करता है। वो तो फिर इमोशंस पे काबू पाके इसे इतना ही कहता है कि ठीक है, लूमी से मेरी अगर जान छुड़वानी है तो डुई को लाजमी मेरे साथ रीयूनियन पार्टी में ही जाना होगा। हो सकता है तब वो मुझ पे गिव अप कर ही दे तो तुम्हारा फिर चांस बन सकता है। अब वो भी इसके साथ जाने को मान ही गई थी। अब डोंगडे के जाते ही ये उसे आइंदा अब किसी भी लड़के से दूर रहने को कहता है कि तब तक तो ज़रूर, जब तक हम दोनों अब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए हुए हैं। अब आगे रिप्लाई में वो इसे क्या ही कहती, इसलिए फ़ौरन से फिर उसकी बात मानी जाती है। अगले सीन में हमें दोनों को ही रियूनियन पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ पे बाकी सबके सामने ये अच्छा खासा कपल होने का नाटक ही करने लगे थे और साथ में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी होने लगते हैं। ये सब देख के यहाँ पे लूमी का तो गुस्से के मारे फेस ही लाल पीला हो जाता है। अब ये बार बार डुई को अपनी क्लोज ही किए जा रहा था, तो तब ये भी फिर अपनी सारी बातों को भूल के उसे प्यार से ही देखने लगती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जैसे उसके दिल में इसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो ही रही हैं, वैसे भी वो इसके बारे में अभी सोच ही रही थी कि तभी जियांग के एक फ्रेंड ली मुरान की एंट्री होती है, जिसे देखते ही इसकी आंखें तो फटी की फटी ही रह गई थी और फिर पास्ट में ही खो जाती है कि कैसे ये एक लड़के को फॉलो करते हुए प्राइवेट स्कूल तक पहुंच गई थी। गार्ड ने इसे अंदर नहीं जाने दिया तो उनसे पूछने पे इसे उस बॉय का नेम ली मुरानी पता चला। तब से ही वही उसका चार्मिंग प्रिंस ही बन गया है। ये उसी के सपने देखती है। जियांग इसे उससे अपनी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। वह डुई को तो फिर इनकी बातें ही सुनने लग गई थी। अब उसे पता चलता है कि मुरान का उसी के कॉलेज में ही ट्रांसफ़र हुआ है। डुई तो यहाँ तक इमेजिन कर लेती है कि जियांग खुद मेरा हाथ मुरान के हाथ में देगा, हम दोनों फिर हंसी खुशी शादी कर लेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे अब ये सभी के साथ मिलके चेयर्स पिक करने लगे थे। अब जैसे ही मुरान वॉशरूम जाने लगता है, डुई भी बहाना बना के उसके पीछे ही आ गई थी कि तुम अब मेरी यूनिवर्सिटी ही आने वाली हो, सो क्यों ना हम एक दूसरे को जान लें। उसका हाथ पकड़ के खड़ी और फिर उसका खैर नंबर ही मांगने लग जाती है। वो तो हाथ छुड़ाता, एक्सक्यूज़ करता वहाँ से जाने ही लगा था। ये परेशान कि हो सकता है वो मुझे जियांग की गर्लफ्रेंड समझ कर ही अवॉइड कर रहा हो, पर मुझे उसे बता देना चाहिए कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये किसी और को मुरान समझ के उसे अपने और जियांग के फेक रिलेशनशिप का ही बताने लगी थी। अब यहाँ पे अगला लड़का हैरान कि ये लड़की कहीं क्रेजी तो नहीं, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। तभी ऊपर से जियांग भी आ चुका था। अभी उसने जिसका हाथ पकड़ा था असल में वो जियांग का ही क्लास फेलो होता है। अब इसने ये तो सुन लिया था कि डुई ने अपने और उसके फेक रिलेशनशिप का उसे बता दिया है, तो वो गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत थी। वेल ये अब अपोलोजाइज तो करने लगी थी, पर वो इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वापस आके ये उसी लड़के के साथ मिलके खूब सारी ड्रिंक भी करने लगता है, जिसमें गुस्सा भी शामिल था और साथ में जेलसी भी कि आखिर मुझे छोड़ के डुई किसी दूसरे लड़के के पीछे ऐसे कैसे भाग सकती है। यहाँ पे लूमी भी शौक में कि अचानक जियांग को क्या हो गया है। उस लड़के की तो फिर वाइन पी पी के हालत ही ख़राब हो चुकी होती है। तो ये लोग अभी के लिए अपनी ये पार्टी ख़त्म करके नेक्स्ट फिर कभी रखने का डिसाइड कर चुके होते हैं। डुई बार बार इससे माफ़ी मांगने लगती है कि ठीक है, अब की बार मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब ये फिर उसकी नेक्स्ट परफॉर्मेंस देख के ही माफ़ करने का फैसला करके फिर वहाँ से ये कहता चला जाता है। फिर ये वापस आके फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फ्रेंड्स को ये गुड न्यूज़ देती है कि मुझे मेरा चार्मिंग प्रिंस फाइनली मिल चुका है। वो रीयूनियन पार्टी में ही आया था। और दूसरी ये कि उस तक पहुंचने के लिए मुझे जियांग को तो हर हाल में खुश करना होगा। ये सारी सरप्राइज़ के तुम्हारे और जियांग के रिलेशनशिप को लेके रूमर्स फैले हुए हैं, फिर भी तुम किसी दूसरे के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती हो। हमने तो सोचा था कि शायद तुम वाकई में जियांग को पसंद करती हो, पर उसे कोई भी परवाह नहीं थी। अब उसे जस्ट ली मुरान तक अप्रोच ही करना था। अब जियांग को मनाने के लिए ये बाकायदा उसी की क्लास में उसके लिए लंच बना के पहुँच आई थी। सभी इन्हें देखने लगते हैं। वो खुद भी हैरान कि इसे अचानक क्या हो गया, पहले तो कभी ये मेरी क्लास में आई ही नहीं।
उसके फ्रेंड्स तो यहाँ पे डुई की काफ़ी तारीफ़ भी करने लगते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है। ये तो खैर लंच देती फिर वहाँ से जाने की करती है। वापस क्लास में आके फिर से अपनी और ली मुरान की शादी के सपने ही दिन दहाड़े देखने में मगन हो जाती है कि उससे पहले जियांग को तो हर हाल में मुझे मनाना ही पड़ना है। खैर ये अभी उन्हीं सोचों में गुम बैठी ही थी कि ऊपर से डोंगडे आ जाता है कि तुम्हारा फ्रेंड होने का क्या फ़ायदा, तुम लूमी को मेरे लिए राज़ी ही नहीं कर सकी, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। ना तुम मुझे उससे मिलवाती ना मैं उसके प्यार में पड़ता, अब तुम ही कुछ करो मेरे लिए। इसे आइडिया आता है सो एक शर्त पे ही मानती है कि तुम अपने फेवरेट बास्केट प्लेयर के सिग्नेचर वाली बॉल मेरे पास लाओ, वो मुझे चाहिए। ये जानती है कि जियांग भी उसी का फ़ैन है सो वो ये देख के खुश हो जाएगा और उसके बदले में मैं इसकी लूमी से सेटिंग करवा के एक तीर से दो शिकार कर लूँगी। और फिर उसे हर हाल में मनाने भी लगी थी कि तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उसी सबसे ज़्यादा वो बॉल बहुत ही प्यारी थी जो कि उसे अब डुई को देनी ही होती है। प्यार के लिए इंसान को क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये वो बॉल लेती जियांग के पास ही पहुंच आई थी। वो ये देख के खुश हो जाता है। अब जो उसे अपने साथ फिर लंच पे भी इनवाइट कर ही लेती है जिसे वो इनकार नहीं कर पाता। अब कैसे करता, ये उसे चिमट ही गई थी कि तुम्हें हर हाल में मेरे साथ आना ही है। दोनों एक रेस्टोरेंट आ चुके थे। आखिरकार जियांग उससे पूछ ही लेता है कि आज तुम मेरे से इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रही हो। खैरियत तो है ना, पहले तो तुमने ऐसा कभी भी नहीं किया। तो ये फिर अब मौका का फ़ायदा उठा के रोना धोना स्टार्ट कर देती है कि मैं बस सिंसियरली तुमसे अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ। आज से मैं दिल लगा के पढ़ाई भी करूँगी और अपने और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी बताने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगी। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। अब अपने चार्मिंग प्रिंस तक पहुँचने के लिए उसे ये सब नाटक तो खैर करना ही था, वो पहले ही ये सब सोच के आई थी। अब वो भी इसकी बातों में आ जाता है और फिर इसे माफ़ करके पुरानी बातों को भूल जाने का ही कहने लगा था। ये अब खुश के सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। अब साथ में उस लड़के के बारे में ही सोचने लगी थी जिसने इसे बारिश में भीगने से बचाया था। अब उसकी हेल्प करने पे भी ये उसे ना देख सकी, बस नाम ही जान पाई ली मोरान। उस बात का जिक्र जब जियांग से करती है कि किसी ने मेरी स्कूल टाइम में हेल्प की थी तो वो फिर हैप्पी कि क्या वो लड़का तुम्हें अब तक याद है, तो ये यस कह देती है। एक्चुअली में वो जियांग ही था और ये उसे ली मोरानी समझ बैठी है। अभी तो उसने इस बारे में फिलहाल डुई को नाम बताना ही बेहतर समझा था। अब सो देखते हैं कि आगे क्या बनता है। अब जियांग को दिखाने के लिए ये तो पढ़ाई पे भी बड़ा फोकस करती है कि बस एक दफ़ा मैं इसके क्लोज जाके ली मोरान तक पहुंच जाऊं, फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या होता है। एक इंग्लिश एक्सचेंज इवेंट का भी पता चलता है जिसमें वो स्टूडेंट्स भी आने वाले थे जो कि अभी ओवरसीज से पढ़ाई करके आए और साथ ही साथ इनकी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने वाले हैं। सो ये खुश के इसका मतलब वहाँ पे ली मोरान भी होगा। अब ये सारी बातें सुन के वो जैसे ही अपने रूम में आती है तो अपनी सारी फ्रेंड्स को इस बात का बता देती है। अब बस इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इसे जियांग की ही हेल्प चाहिए थी। अब फिर उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स वगैरह रिश्वत के तौर पे लेके उसके पास ही पहुंची होती है। एक तो वो सीनियर था, ऊपर से टॉपर भी, और कौन आखिर उसकी बात टालता। अब उसमें फेल स्टूडेंट्स शामिल नहीं हो सकते थे। फिर डुई के लिए जियांग ही कुछ करने को तैयार हो ही जाता है। आखिर को वो इसकी कोई भी बात कैसे मानने से इनकार कर सकता था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि सीक्रेटली वो इससे लव करता ही है। अब अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेगा वो तो हमें फिर अभी फ़िलहाल नहीं पता। अब अगले सीन में जब प्रिंसिपल ने इन सब से कोई बात करनी होती है तो वो बैठती भी सीधी जाके जियांग के पास ही है। प्रिंसिपल जब सबको उस इवेंट का बताने लगते हैं तो जियांग अब उठ के उन्हें उन स्टूडेंट्स को भी पार्टिसिपेट करवाने की बात करता है कि जो एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो चुके हैं कि एक दफ़ा उन पे भी ट्रस्ट करके हमें उन्हें मौका देना चाहिए। वो तो उसे अपने ऑफिस ही आने का कहने लगे थे। उसकी इतनी हिम्मत पे डुई तो उससे काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। आज तक कोई भी उनसे बात नहीं जो कर पाया था। प्रिंसिपल को उसका आइडिया काफ़ी पसंद आया था। अब वो उसकी बात फ़ौरन से मानने के लिए तैयार हो गए थे और साथ में इसे काफ़ी अप्रिशिएट भी करने लगते हैं कि तुमने अपने जूनियर्स का भी सोचा, पहले कभी भी किसी ने इस बारे में मुझसे बात नहीं की। ये जब बाहर आके इस बात का डुई को बताता है तो वो खुशी हो जाती है। ये अभी यही गुड न्यूज़ देने के लिए अपनी फ्रेंड्स के पास भी पहुंच ही आई थी
और तभी फिर अचानक इसे मॉम की कॉल आ जाती है कि इस वीकेंड पे तुम घर ही आओगी। सो अगले सीन में फिर हमें इसे घर पे ही दिखाया जाता है। मॉम इससे शादी की बात करने लगी थी कि वो तुम्हारी इंगेजमेंट बहुत पहले ही मैंने अपने एक फ्रेंड के बेटे से तय कर दी थी। अगले फ्राइडे तुम घर आ जाना, हम मिलके पहले तो शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाएंगी क्योंकि वीकेंड पे ही मेरी फ्रेंड की फैमिली ने तुम्हें देखने आना है, उनके साथ उनका बेटा टियान भी होगा। ये सुन के डुई तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह साथ में डैड को ही देखने लगी थी कि आप ही अब मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉम की ही चलती थी, उनका कहाँ कोई कहाँ मानने वाला था। अब वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि अब मैं क्या करूँगी। मॉम से यही कहने लगी थी कि आप भला मेरे पूछे बगैर ऐसे कैसे कर सकती हैं, पर अब इसकी कोई बात भी वो सुनने वाली नहीं थी। जब डुई डुई क्लासरूम में बहुत ही अपसेट बैठी होती है तो यहाँ पे ये बात तो जियांग ने भी नोट कर ली थी। वो अब इससे इसके पीछे का रीज़न ही पूछने लगता है तो ये भी उसे बता देती है कि एक्चुअली में मेरी मॉम ना मेरी शादी किसी और लड़के से करवाना चाहती हैं और इस वीकेंड पे वो अपनी फैमिली के साथ हमारे घर ही आने वाला है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। अब मम्मी ने मुझे साथ में ये भी कहा था कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हुआ ना तो वो मेरी शादी भी कैंसिल कर देंगी। ये सुन के फिर जियांग इसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने को बिल्कुल रेडी हूँ। ये सुन के यहाँ पे फिर डुई तो स्माइल ही करने लगी थी। एक्चुअली में ये सारी बातें उसने जानबूझ के ही इसे कही थी। वो जानती थी कि जियांग हर हाल में मेरी हेल्प करेगा। अगले सीन में फिर हमें इसे घर पे रेडी होते ही दिखाया जाता है। जल्दी से इसने फिर जियांग को एड्रेस वगैरह सेंड करके वहाँ पे आने का भी कह दिया था। अब उनकी फैमिली तो इनके यहाँ आ ही चुकी होती है। लड़का तो बिल्कुल ही चाहता था कि उसकी शादी हर हाल में डुई से हो ही जाए तो यही बेहतर होगा। बचपन में ही दोनों फ्रेंड्स थे और वो इसे तब से ही पसंद करता था। ये लोग अब फिर एक रेस्टोरेंट आ चुके होते हैं। अब ये पूरी फैमिली यहाँ पे बैठ के बातें करने में बिजी ही थी कि तभी फिर फाइनली जियांग की एंट्री हो ही जाती है। वो सबको फ़िलहाल तो ये कह के इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं तो डुई डुई का टीचर हूँ। सो इसके कहने पे ही मैं आप लोगों से मिलने आया। सो क्या मैं आप लोगों के पास बैठ सकता हूँ? बाकी सबको तो कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन यहाँ पे टियान और उसकी मम्मी की शक्ल देखने वाली होती है। इसने तो फिर मम्मी जी के कान में ये भी कह दिया था कि मैं डुई को पसंद करता हूँ, सो क्या आप मुझे भी चांस देंगी? वो जब यहाँ पे इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती हैं, ये देख के ना सिर्फ डुई डुई बहुत परेशान होती है बल्कि यहाँ पे टियान भी जेलस फील करता हुआ फ़ौरन से अपनी होने वाली सासू माँ की सेवा करने पहुँच आया था ताकि इसे इम्प्रेस कर सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो यहाँ पे जियांग से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस लग रही थी। ये सारे लोग मिलकर चीयर्स करने लगते हैं और इधर डुई डुई तो बहुत ही परेशान कि ये क्या हो गया। मम्मी तो फिर इसे बहुत पसंद करने लगी हैं तो मेरे चार्मिंग प्रिंस का क्या बनेगा? जब मैं उसे घर लेके आऊँगी मम्मी ने तो फिर उसे पसंद ही नहीं करना, बल्कि उन्होंने तो यही फैसला कर लेना है कि मैं फिर जियांग को ही अपना पति बना लूँ। अब जिस तरह से वो सबके सामने डुई का ख्याल रख रहा था, ये देख के इन दोनों माँ बेटे की शक्ल तो फिर देखने ही वाली होती है। मम्मी जियांग को घर ही लेके आ चुकी थी और साथ ही साथ इसे रात का डिनर करके यहाँ से जाने के लिए कहती हैं और ख़ुद तो फिर मार्केट से कुछ सामान लेने ही वहाँ से चली गई थी। अब डुई डुई जब इसे अपने रूम में लेके आती है तो उसका हाल देख के ये तो एकदम सरप्राइज कि कैसी लड़की है ये। अब यहीं पे ही जियांग ने उस इवेंट की तैयारी करने का भी डिसाइड कर लिया था। वो जब डुई डुई से इसकी बुक मंगवाता है तो इसमें से एक लड़के और लड़की की पेंटिंग देख के सरप्राइज अब इसके पूछने पे वो उसे यही बताती है कि ये मेरा चार्मिंग प्रिंस है। अब फिर यहाँ पे दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे तो ये मम्मी सुन लेती हैं जो कि इस वक्त शॉपिंग करके आ चुकी थी। वो तो अब फिर जियांग को यही कहने लगी थी कि बेटा तुम हर वीकेंड पे आके मेरी बेटी को बस इंग्लिश ही सिखा दिया करो। इस बात से तो ये बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है कि ये क्या बात हुई, मम्मी तो अब मुझसे ज़्यादा जियांग को ही इम्पोर्टेंस दे रही हैं और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। खाने के वक्त डैड भी घर पे आ चुके थे। मम्मी तो यहाँ पे डैड को जियांग से ही इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी। उसकी बातें सुन के अब तो फिर डैड भी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए होते हैं। अब ये फिर उन्हें गुड बाय कहती जियांग को लेती बाहर ही आ गई थी और साथ में जेलिस भी लग रही होती है। ये देख के जियांग तो यहाँ पे स्माइली करने लगा था।
अब अपने रूम में वापस आके वो सारी बात का अपनी फ्रेंड्स को भी बता देती है कि कैसे मुझे जियांग की ज़रूरत पड़ी थी और वाकई में उसने मेरी हेल्प कर भी दी। खैर अब जो करता फिरे, मैं बस अपने चार्मिंग प्रिंस को ही अपना दिल दूंगी और किसी को नहीं। उसकी फ्रेंड्स भी इसकी बातें अच्छे से समझ जाती हैं। अगले ही सीन में हमें फिर ली मुरान और साथ ही साथ शाओ शाओ को दिखाया जाता है। दोनों को लाइब्रेरी में पहली नज़र में ही लव हो चुका था। अब शाओ शाओ बेचारी ये तो नहीं जानती थी कि जिस चार्मिंग प्रिंस की रोज़ाना डुई डुई से बात करती है, असल में वो यही तो है। यहाँ पे ये उससे फिर बुक्स वगैरह का ही पूछने लगा था, जिसमें ये उसकी हेल्प कर देती है। वो सीधा इसके सामने वाली सीट पे ही आके बैठा था। अब यहाँ पे डुई डुई चोरी चोरी उसे देखने लगती है। ये सिर्फ अकेली ही नहीं थी, बल्कि यहाँ पे वो भी फिर इसे चुपके चुपके से एक नज़र देख ही लिया करता है। दूसरी तरफ हमें फिर डुई डुई को एक पर्सन के पास ही बैठे दिखाया जाता है, जिसे इसने अपनी पेंटिंग्स वगैरह सेल करने को दी थी। वो इसे यही गुड न्यूज़ देता है कि वो सारी की सारी बिक चुकी हैं, बल्कि क्लाइंट ने ये भी कहा था कि अगर तुम्हारे पास कुछ और है तो वो भी मैं लेके आऊँ। अब फिर कमीशन वगैरह की बात करके वो तो अब वहाँ से चला जाता है। तभी इसकी नज़र अब बाहर पड़ती है, जहाँ से डोंगडे फ्लावर बुके लेके जा रहा था। ये उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे जाने का सोचती तो है, पर तब तक वो वहाँ से जा चुका था। लेकिन ये अभी कहाँ उसकी जान छोड़ने वाली थी। इधर डोंगडे किसी और के पास नहीं बल्कि लूमी के पास से आया था और उसे कहता है कि यहाँ पे मैं तुमसे अपनी बात नहीं करने आया, बल्कि जियांग और डुई के बारे में ही बात करने आया हूँ कि असल में वो दोनों बस रिलेशनशिप में आने का नाटक कर रहे हैं ताकि तुमसे उनकी जान छूट ही जाए। अब ये सुन के वो तो सरप्राइज रह जाती है। ये उसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना हम दोनों भी रिलेशनशिप में आने का नाटक करें। अब जैसे ही तुम जियांग को इग्नोर करोगी ना, वो उल्टा तुम्हें और ही ज़्यादा तवज्जो देगा। इस तरह तुम्हारा फिर उससे पैचअप हो जाएगा, देख लेना ऐसा ही होना है। वो भी इसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। अब यहाँ से जाते हुए उसकी मुलाकात फिर डुई डुई से ही हो गई थी। वो इससे यही पूछने लगी थी कि तुम्हारे आखिर यहाँ पे आने के क्या इरादे थे, मुझे साफ साफ बता दो। अब उसने इसके इतने ज़्यादा कान खींच लिए थे कि उसे मजबूरी में सारी बात बतानी ही पड़ जाती है कि मैंने तुम्हारे और जियांग के फेक रिलेशनशिप का लूमी को बता दिया है। वो इस बात से इस पे एंग्री तो होती है, लेकिन साथ ही साथ अब फिर मानने के लिए इसे खुद को खाना खिलाने की ही बात करने लगी थी। दूसरी तरफ इसके फ्रेंड्स इसे यही छेड़ने में लगे होते हैं कि एक्चुअली में तुम सचमुच में ही डुई डुई को पसंद करते हो ना, हमसे कोई भी बात छुपी नहीं रह सकती, सो प्लीज़ हमारे सामने झूठ मत बोलना। ये भी कहता है कि हाँ करता तो हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये अपसेट भी था कि सिर्फ मैं ही, क्योंकि ये बात जान गया था कि डुई डुई मुझे फ़िलहाल के लिए तो पसंद नहीं करती। इधर ये दोनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट आ चुके थे। वो इसे पहले ही वार्न कर देती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम झूठ बोल के ही लूमी के पास जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब उसे सच्चाई का पता चलेगा उसने तुम्हारी शक्ल तक भी नहीं देखनी। इस बात का तुम्हें पहले ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ये बात तो वो भी अच्छे से जानता था, लेकिन फिर भी साथ ही साथ उसे फिक्र तो होने लगती है कि वाकई में अगर जिस दिन उसे इस सच्चाई का पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। इधर वापस रूम में आके शाओ शाओ तो बहुत ही खुश नज़र आ रही होती है। आखिर को उसे पहली नज़र में ही ली मोरान काफ़ी पसंद जो आ गया था। जियांग ने डुई डुई के साथ मिलके जो पार्टी करने का डिसाइड किया था, वो इस बारे में फिर अपने इन दोनों फ्रेंड्स को भी बता देता है। ये मुझे फोर्स करने लगे थे कि क्या तुम हमें डुई डुई से ये पूछ के बता सकते हो कि उसके रूम में जो गर्ल्स हैं क्या वो सिंगल है। ये पहले तो नहीं मानता, लेकिन उनके बार बार कहने पे उसे मैसेज करने ही पड़ जाते हैं। वो अब आगे से हैरान कि आखिर जियांग मुझसे ऐसी बातें क्यों पूछ रहा है। ये फिर उसे बता ही देती है कि असल में मेरी एक फ्रेंड रिलेशनशिप में है, बाकी जो दो है ना वो तो सिंगल ही हैं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। अब ये उसे झूठ बोल देता है कि हम लोगों ने पार्टी करनी है ना, तो इसलिए मैं उनकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था। अब उनके सिंगल होने का जब इसके फ्रेंड्स सुनते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि इसका मतलब हमारा चांस बन सकता है। अब उनके कहने पे ये तो उन दोनों की पिक्चर्स ही मांगने लगा था, जिसके लिए वो तो साफ इनकार कर देती है कि जब हम पार्टी में मिलेंगे तो तभी तुम उन्हें देख लेना। साथ में वो इसे ये भी कहती है कि वो दोनों ही प्रीटी हैं, सो इस बात की तुम टेंशन मत लो। अब फिर ये कहते ही उसने दोबारा कोई भी मैसेज नहीं किया था। इसके फ्रेंड्स तो ये देख के इससे यही कहने लगे थे कि डुई डुई तो वाकई में काफ़ी टफ गर्ल है। डुई डुई ने डोंगे को
फिर पास्ट में उसे जो भी परेशानी आई थी उसका बता दिया था कि तुम्हें पता है कि तब फिर मैंने जियांग की ही हेल्प मांगी थी और वो मेरी मम्मी को बहुत पसंद भी आया। वेल अब आगे क्या बनता है वो तो देखा ही जाएगा। ये थोड़ा सा परेशान होकर उससे यही पूछने लगता है कि फ़र्ज़ करो अगर जियांग को ये पता चल गया कि तुम उसके थ्रू अपने चार्मिंग प्रिंस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो तो क्या होगा। वेल इसका मतलब यही है ना कि तुम उसे यूज़ कर रही हो। वो तो है भी गुस्से का तेज़। ये उसे यही कहने लगती है कि नहीं पता चलेगा, उसकी टेंशन मत लो, बहुत जल्द मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाना है, उससे मेरी जान छूट जाएगी। वापस रूम में आके जब उसे पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड आर्ट्स फील्ड छोड़ के बॉयफ्रेंड की खातिर साइंस को चूज़ कर रही है तो वो सरप्राइज़ कि तुम्हें अब उसकी वजह से इतनी कुर्बानी भी नहीं देनी चाहिए। फिर अब उसकी नज़र शाओ शाओ पे पड़ जाती है जो अपने ही ख्यालों में खोई बैठी थी। अब उसके पूछने पे भी फ़िलहाल तो वो उसे लाइब्रेरी में मिले लड़के के बारे में कुछ नहीं बताती। रात को जब बाकी फ्रेंड्स सो रही होती हैं तो ये बैठी ली मोरान को लेटर लिखने में बिजी के मैं तुमसे तब से ही लव करती हूँ जब तुमने मेरी हेल्प की थी, पता नहीं तुम्हें याद भी है कि नहीं। अगर अब तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है भी सही तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब राइट करके वो उस पेज को एक इन्वेलप में डाल देती है। फिर से उसके साथ शादी करने के सपने ही देखने लगी थी। अब फिर अचानक अब ग्रूम की ड्रेस में जियांग को देख के शौक के क्या ये बीच में कहाँ से आ गया। वो सुबह ही सुबह से कॉल करके जॉगिंग करने आने को बोल रहा था। ये जल्दी से डोंगडे को लूमी को लेके वहीं पे आने के लिए कह देती है। इन दोनों के साथ साथ वो भी फिर उसे लेता वहाँ पे पहुँच जाया था। अब वो फिर इसे देख के सरप्राइज। इन दोनों की दौड़ का मुकाबला तो यहाँ पे स्टार्ट ही हो चुका था। वह जियांग हैरान होकर डोंगडे से पूछने लगता है कि आखिर तुम उसे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। वो फिर इसे बता देता है कि तुम्हारा हवाला देख के ही मैंने फिर उसे अपने क्लोज करने की कोशिश की है। मैं जानता हूँ तुम भी डुई को पसंद करते हो, चलो क्यों ना हम एक डील कर ले। तुम मेरी लूमी के साथ सेटिंग करवाने की कोशिश करो और मैं तुम्हारी डुई के साथ बात आगे बढ़ाने में हेल्प करूँगा। वो भी फिर उसकी ऑफ़र ये एक्सेप्ट कर ही लेता है। अब ये जहाँ पे डुई का ख्याल रख रहा था वहीं पे डोंगडे लूमी का। लूमी खुश थी कि आज जियांग ने मुझे देखा भी है, सो वो समझ रही थी कि शायद डोंगडे के प्लान की वजह से ही ऐसा हुआ। आइंदा भी वो बस इसी की बातें ही मानने वाली थी। डोई तो भाग भाग के बहुत ही थक चुकी थी। अब इसके बाद जियांग जब उसे क्लास में चलने को बोलता है तो वो साफ इनकार कर देती है। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, सो रेस्ट करने का कहती वो तो वहाँ से चलती बनती है। डोंगडे लूमी के साथ फिर स्टूडियो ही आ गया था। अब उसे डांस करते देखता देख के खुश भी हो रहा होता है। इसके बाद सीधा डुई के पास ही पहुंच आया था। अब जाहिर है वो उसके मिशन में बराबर की शरीक थी, सो उसे ट्रीट देनी तो फिर उसकी बनती ही है। वापस रूम में आके इसे पता चलता है कि शाओ शाओ लाइब्रेरी में है और इधर ली मोरान इसके क्लोज आके फिर लंच पे चलने की ही बात कर रहा था। ये बिना कोई रिप्लाई दिए वहाँ से भागने की करती है। अब वो जो इतनी हिम्मत इकट्ठी करके इससे बात कर पाया था अपसेट हो जाता है कि क्या ये मुझे पसंद नहीं करती जो यूँ भाग गई। पेंटिंग बनाते वक्त डुई की जब शाओ शाओ पर नज़र पड़ती है तो वो उसे अपने पास ही आने को बोलने लगी थी। उसका इरादा इस वक्त इसी की ही पेंटिंग बनाने का था। ये अब बैठे बैठे जैसे ही ली मोरान के साथ हुए इनकाउंटर का सोचती है तो फिर साथ में स्माइली करने लगी थी। ये बात तो यहाँ पे डुई डुई भी अच्छे से नोट कर ही चुकी होती है। इसकी पेंटिंग बन चुकी थी जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। डुई ने ये सेल करने की बात उससे भी कर ली थी। वो तो हंसी खुशी मान ही जाती है, साथ में कमीशन तो वो इसे भी देने ही वाली थी। इसके बाद दोनों जैसे ही लंच करने आती हैं तो ऊपर से जियांग डुई के लिए कोई सूप ही लिए पी रहा था और यही पे इसे पीने को बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ये देख के शाओ को तो यकीन हो चुका था कि ज़रूर जियांग और इसके बीच कुछ चल रहा है जिसका डुई डुई ने हमें नहीं बताया। लिंगफे का दिल उसके बॉयफ्रेंड ने फाइनली दुखा ही दिया था जो कि उसकी खातिर अपने सब्जेक्ट्स तक छोड़ने को तैयार थी। कितनी बुरी बात है ना। ली मोरान भी इनके रूम में शिफ्ट हो ही चुका होता है। ये फिर चारों ड्रिंक करने आ जाते हैं। वो जियांग का तो खैर फ्रेंड था ही सही, बाकी का भी बन ही गया होता है। अब जैसे ही ये एक डिलीवरी बॉय को डुई को ऑर्डर लेते जाते देखता है तो जल्दी से उसे कॉल ही करने लगा था कि तुम ड्रिंक्स मत पीना, मुझे पता है कि वो तुमने ही मंगवाई होनी है, देखो तुम्हारी सेहत के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी वो कॉल कट करके हटी ही थी कि उसे लिंगफे के अपने बॉयफ्रेंड के साथ हुए झगड़े का पता चल जाता है। वो भी यहाँ पे उसे लेके अपसेट ही हो गई थी, आखिर को वो उसकी फ्रेंड तो थी ना।
ये अगले दिन जॉगिंग करने नहीं गई थी। अब परेशान के जियांग तो मुझे बहुत सारा डांटेगा भी सही, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस इसे लंच पकड़ा था, फिर वहाँ से चला ही गया था। इस बात से ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। अब की बार इसकी बनाई पेंटिंग मैनेजर को काफ़ी पसंद आई थी, जिसका उन्हें अब प्रॉफिट भी मिलने ही वाला था। अब इसकी वीडियो जो कि दूर खड़ी लूमी बना चुकी थी और फिर जल्दी से जियांग को मैसेज करके एक एड्रेस भी सेंड कर देती है कि तुम फ़ौरन से यहाँ पे पहुँचो, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। वो भी हैरान कि आखिर क्या हो गया, और जल्दी से फिर वही जाने ही लगा था। उसे किसी और आदमी के साथ देख के अब ये तो अपसेट ही हो जाता है। अब अचानक ही डुई की नज़र फे के बॉयफ्रेंड पे पड़ जाती है, जो कि इस वक्त किसी और लड़की के साथ ही घूम रहा था। ये देख के अब डुई का मीटर तो फिर घूम ही जाता है। उसे इस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तो बाकायदा इसे चांटा भी दे मारती है। उसके धक्का देते ही इससे पहले कि वो गिरने लगती, जियांग इसे संभाल लेता है और साथ ही साथ इसे लेता जाने भी लगा था कि ऐसे यहाँ पे झगड़े करने की क्या ज़रूरत। ये साहब भड़क के फे को कॉल करके ब्रेकअप ही कर लेते हैं। इस बात से वो बेचारी तो बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाती है। इसने सारी बात का जियांग को बता दिया था कि कैसे मेरी दोस्त उस निकम्मे लड़के को लाइक करती थी। अगर आज मैं पेंटिंग सेल करने ना आई होती तो उसकी ये सारी सच्चाई मैं जान ही ना पाती। मेरी फ्रेंड तो फिर सारी ज़िंदगी धोखे में ही रहती ना। ये बात सुन के वो भी अब रिलीफ ही फील करता है कि अच्छा तो ये उस आदमी से काम की बात ही करने आई थी, मैं ऐसे ही खामखा में इस पे शक करने लगा। अब इसने डुई का मूड ख़राब कर दिया था, तो वो अब इसे कंपनसेट करने को ही कहने लगती है, जो कि फ़ौरन से वो तो मान ही गया था। उसके पेरेंट्स इस वक्त घर पे नहीं थे, सो डुई को वो उधर ही लेके आ जाता है और ख़ुद अपने हाथों से खाना बना के उसके साथ खाने ही लगा था कि इसे शाओ की कॉल आ जाती है कि फे अभी तक रूम में नहीं पहुंची। हमें तो उसकी बहुत टेंशन हो रही है, ऊपर से वो कॉल भी पिक नहीं कर रही। ये दोनों फिर भागम भाग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सबको ही तकरीबन उसी की ही तलाश थी, उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे होते। वो जो कि ड्रंक होके जा रही थी, कुछ लड़के आके उसे छेड़ने लगते हैं, साथ ही साथ बदतमीजी भी करने लगे थे। डोंगडे की जब उस पर नज़र पड़ती है तो वो फ़ौरन से पुलिस को कॉल करने के लिए उन्हें धमकाने लगा था। ये सुन के वो तो फिर वहाँ से दौड़ जाते हैं और ये फिर फे को ही संभालने लगा था। गाड़ी में भी बैठ के फिर उसे मिल जाने का सबको बता देता है। अगले सीन में फे को ढूंढने पे हेल्प करने के लिए वो दोनों को ही थैंक्स कह रही थी। बाद में इसने जियांग को साफ कह दिया था कि तुम डुई से अपने लव की कन्फेशन कर ही लो तो यही तुम्हारे लिए अभी अच्छा है। अब ये ना हो कि फिर देरी हो जाए और कोई और तुमसे पहले उसे अपना बना ले। उसकी ये बात तो सीधी जियांग के दिल पे ही जा लगती है कि सही तो कह रहा है ये। इसने तो इस बारे में अभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही डुई वापस रूम में आती है, फिर तो इमोशनली हो गई थी। ये फिर उसे सॉरी बोलने लगती है कि आज मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड चैन को किसी और लड़की के साथ देखा था, तो उससे मैं उसे थप्पड़ मार दिया, शायद उसी वजह से उसने तुमसे ब्रेकअप किया है। ये सुन के वो बेचारी तो और ज़्यादा दुखी हो जाती है। ये जियांग को मैसेज करती है कि कहीं वाकई में मैंने चैन को थप्पड़ मार के गलती तो नहीं की। जैसे ही ये मैसेज डोंगडे भी पढ़ता है तो वो फ़ौरन से इसे कॉल ही करने लगा था कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने बहुत अच्छा किया, कल भी हम मिलके फिर से चैन को सबक सिखाने जाएंगे। अब यहाँ पे वो जियांग को ही एक फेवर दे रहा था कि तुम टाइम पे वहाँ पहुँच के डुई को इम्प्रेस ज़रूर करना। अब वो कहाँ मना करने वाला था। अगले दिन ये दोनों बड़े प्रिटशन के साथ चैन के पास पहुँच आए थे और उसे तो फिर डोंगडे खुद के साथ बास्केटबॉल खेलने को ही कहने लगता है। अब ये चैलेंज कर रहा था तो वो कैसे एक्सेप्ट ना करता। दोनों में अभी मैच स्टार्ट हो ही चुका था कि डोंगडे गिर जाता है, उसके पाँव पे फिर मोची आ गई थी। तभी जियांग की यहाँ पे एंट्री होती है। अब डोंगडे की जगह पे वही चैन को मजा चखाने वाला था। दोनों में टक्कर का मुकाबला होता है। दोनों में से तो हार तो कभी कोई मानने वाला था ही नहीं। इसी दौरान गिरने से चैन का पाँव ही मुड़ गया था। ये देख के डुई तो खुश हो के फिर जियांग को हक कर लेती है और फिर फौरन से पीछे भी हो गई थी। अब डोंगडे का प्लान तो फाइनली फिर उनके अकॉर्डिंग किसी हद तक डुई को वाकई में वो इम्प्रेस करने में कामयाब हो ही चुका था। प्रिंसिपल तक ये सारी वीडियो पहुंच चुकी थी। अब जाहिर है इनकी वजह से चैन का पाँव फ्रैक्चर हुआ तो वो इन्हें खूब सारा डांटने लगते हैं। जियांग ने सारा ब्लेम खुद पे ही ले लिया था कि इन दोनों का कोई कसूर नहीं है।
वो तो दुखी कि मुझे तुम जैसे ब्रिलियंट बच्चे से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अभी चंद दिनों के लिए उसे तो फिर यूनिवर्सिटी से उन्होंने सस्पेंड ही कर दिया था। इस बात से डुई दुखी हो जाती है कि ये मेरी वजह से ही हुआ है, अब इसे कंपनसेट कैसे करूंगी। वो फिर इसी के बारे में ही सोचने लग जाती है। ये अभी फिर रूम में आई ही थी कि अचानक फे को चैन की कॉल आती है कि तुम्हारी फ्रेंड ने देखो मेरा क्या हाल कर दिया, अब मैं कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेल पाऊंगा। वो इस पे चीख ही रहा था कि जैसे फोन से निकल के इसका गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। ये भी फिर साफ कह देती है कि अच्छा किया उसने, आईना के बाद मुझे कॉल मत करना, हम दोनों का अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा है। अब तो फिर फे ये सब कह के बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगी थी, जैसे इसके दिल से कोई बोझ ही हट गया हो। आर्ट गैलरी में शाओ की पेंटिंग तो यहाँ पे ली मोरान भी देख चुका था, उसे बहुत ही पसंद आती है। वह वो यहाँ पे इसे बाय कर लेता है और साथ ही साथ मैनेजर से अपनी इस पोर्ट्रेट को बनाने वाले बंदे से अपॉइंटमेंट लेने का ही कहने लगा था कि मैं उसके पास मौजूद इस लड़की की सारी ये पेंटिंग्स खरीदना चाहता हूँ। वो कॉल करके इस बात का जब फिर डुई डुई को बताता है तो ये खुश हो जाती है कि क्या वाकई में इसने भी अब सही मौका देख के ही क्लाइंट से मिलने जाने का फैसला कर लिया था। इस रूम में शाओ की पेंटिंग लगाते देख के जियांग हैरान के ये लड़की मुझे देखी देखी लग रही है। तभी उसे ख्याल आता है कि ये तो डुई की रूममेट शाओ है और इस पेंटिंग पे डुई के सिग्नेचर देख के भी हैरान कि अच्छा तो ये उसने बनाई है। उसके बाद से ये थोड़ा सा दुखी ही दिख रहा था। इसे अब शक हो गया था कि डुई का मेरे क्लोज आने के पीछे कोई रीज़न तो ज़रूर है, वरना ऐसे ही वो अचानक मेरे से अच्छे बिहेव कैसे कर सकती है। डोंगडे फिर से उसे डुई को प्रपोज करने का ही कहने लगा था। ये अभी इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बस चुपचाप ही बैठा रहता है। वो भी हैरान कि इसे अचानक हो क्या गया है, अभी तक तो सही था। जैसे ही डुई डुई आती है वो तो फिर उसी लड़के हुए फेस के साथ ही वहां से जाने लगा था, इवन कि उससे कोई खास बात ही नहीं करता। सो अब वो परेशान हो जाती है कि इसे क्या हो गया है। रूम में भी इसे परेशान देख के बाकी गर्ल्स सरप्राइज कि जियांग इससे बात नहीं कर रहा, तो इसका फेस आखिर इतना फिर क्यों लटक गया है, जरूर कोई ना कोई बात तो जरूर है। अगले दिन फिर इसका फिटनेस टेस्ट ही था। जब ये हिम्मत हारने लगती है तो तब जियांग को बहुत बुरा लगता है, वो ऐसे कैसे इसे हारने दे सकता था। अब फिर जल्दी में इससे लूमी के आने का ही कहने लगता है कि अगर तुम हारी तो वो तुम्हें आके बहुत ही लुक डाउन करेगी। ये सुन के वो अब जेलिस फाइनली ये टेस्ट उसने पास कर ही लिया था। फिर हैरान के यहाँ पे तो मुझे लूमी कहीं भी नजर नहीं आ रही। ली मोरान डुई से मिलने ही जाने लगा था, उससे शाओ की बात करने। अब जाहिर है वो उसकी फ्रेंड थी तो वही उसके लिए कुछ कर सकती थी ना, इसे क्या पता कि वो खुद भी तो इसे लाइक करती है। और ये बात अब जियांग तो अच्छे से नोट कर चुका था। जियांग ने भी इसके पीछे जाने का ही सोच लिया था। दूसरी तरफ शाओ को ली मोरान आज लाइब्रेरी में कहीं भी नजर नहीं आता। लाइब्रेरियन उसे उसका कार्ड पकड़ाता है कि मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था, सो तुम फ्रेंड होगी ना उसकी, तो ये फिर उसे दे देना। वो यहाँ पे जब उसका नेम पढ़ती है तो ये देख के वो तो एकदम शॉक ही रह जाती है कि ओह ये तो वही है जिसे डुई पसंद करती है। इन दोनों की मुलाकात हो चुकी थी। डुई इसे देख के बहुत ही खुश होती है कि अच्छा तो ये है वो मेरा क्लाइंट। या फिर उससे शाओ की बात करने लगता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, हम दोनों लाइब्रेरी में ही मिले थे, पहली नज़र में ही मुझे उससे लव हो गया, क्या तुम मेरे लिए उससे बात करोगी, आखिर को वो तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ये सुन के वो हर्ट हो जाती है, वो खुद भी तो उसे पसंद करती है, लेकिन अब मामला उसकी फ्रेंड का था, वो उसको लेके बहुत ही लॉयल थी। जियांग दूर खड़ा इन्हें देख रहा होता है। अब इसके पूछने पे वो इसे बता देती है कि इस वक्त शाओ शायद लाइब्रेरी में ही होगी, तो या फिर उससे मिलने के लिए वहीं जाने लगा था। लूमी की नज़र जब इन दोनों पे पड़ती है तो वो जल्दी से डोंगडे को कॉल करके इधर ही बुलाती है। इसे साइकिल के लगने से बचाने के चक्कर में जियांग को फिर इसके सामने आना ही पड़ गया था। लूमी और डोंगडे को देखती हैं तो ये देख के अब डुई तो जियांग को लेती वहां से जाने ही लगी थी। एक गेम में तो इन दोनों में मुकाबला ही लग गया था। अब जियांग हैरान के आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब फिर इसने जियांग को बता दिया था कि मैं जिस चार्मिंग प्रिंस की तुमसे बात कर रही थी ना, वो मुझे पसंद नहीं करता, पता नहीं मैं उसे याद भी हूँ कि नहीं। वो आज बहुत ही दुखी लग रही थी। खैर अब वो उसे यही कहती है कि मेरा इरादा अब अपने रूम में जाने का बिल्कुल भी नहीं है, सो मैं तुम्हारी प्लेस पे ही जाऊंगी। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। वो फौरन से ही फिर से अपने घर ले जाने के लिए मान गया था। अब ये घर आके उससे पूछने लगता है कि क्या वाकई में तुम्हें उस लड़के की शक्ल याद नहीं जिसने तुम्हारी हेल्प की थी।
तो वो कहती है कि हाँ नहीं यार, बट सिक्योरिटी गार्ड से पूछने पे मुझे तो उसने उसका नाम ली मोरान ही बताया था। सो वही हुआ ना। ये सरप्राइज के अच्छा तो ये ली मोरान को ही पसंद करती थी। इधर शाओ अपसेट के जैसे डुई के दिल में ली मोरान की जगह है, वैसे वो भी तो उसे लाइक करता होगा ना। बाद में इसने फिर रूम से जियांग को जाने से रोक दिया था। वो फिर इसके साथ ही सोने के साथ साथ प्यार से उसे देखने ही लगता है और ये भी फिर उसे ही देख रही थी। वेल तब तक तो वो सो ही चुका था। अब मीन इसके दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स डिवेलप होना स्टार्ट हो ही चुकी हैं। ये सभी ही इंग्लिश एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले थे। मुरान शाओ से बात करने की कोशिश करता है पर वो इसे इग्नोर ही कर देती है। इस बात से वो बहुत ही हर्ट हो गया था। ये देख के डुई ने उसे बता दिया था कि अब मैं ली मोरान को पसंद नहीं करती, सो तुम उसे इग्नोर ना ही करो तो यही अब तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो तुम्हें पसंद करता है। वो अभी भी अपसेट। ये सभी अब जियांग और डुई दोनों से ही पूछने लगे थे कि तुम लोग रात को रूम्स में क्यों नहीं आए। वो बिना कोई जवाब दिए फिर वहाँ से खिसकने की करते हैं। अब इसने शाओ को जाके बता दिया था कि उस दिन ली मोरान ने नहीं बल्कि मैंने ही डुई की हेल्प की थी। सो तुम्हारे दिल में अगर उन्हें लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर कर दो। ये सुन के वो तो फिर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरा चांस बन सकता है। फाइनली इनका प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट परफॉर्मेंस लूमी और डोंगडे की ही होती है जो कि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद ही इनकी बारी आनी थी। जहाँ पे बाकी सबका कपल बना हुआ था वहीं पे शाओ और ली मोरान का भी बन जाता है। वो यहाँ पे इसे उठाने के लिए इसकी हेल्प ही करने लगा था। शाओ ने अभी ली मोरान का हाथ प्यार से पकड़ ही लिया था। इसके बाद जियांग की एंट्री होती है। सो अब फिर उनके बाद लास्ट डुई और वही अपनी परफॉर्मेंस देने वाले थे। ये इस सब के सामने ही यहाँ पे अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर लेता है और साथ ही साथ डुई को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को भी कहने लगा था। वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वो भी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसे फिर फाइनली यस कह ही देती है। ये सुन के पूरे हाल में तालियों की आवाज़ें गूंजने लगी थी और वो जियांग को इसे किस करने को ही बोलने लगते हैं, जो कि वो कर भी देता है। डुई को अभी तक यही लग रहा था कि ये सब नाटक हो रहा है और कुछ नहीं। बाद में ही उसे पता चल जाता है कि जियांग वो सब नाटक में नहीं कह रहा था बल्कि वाकई में उसने इसे प्रपोज किया है और ये वाला प्लान तो उसने पहले का ही बना के रखा था जिसमें ये सभी शामिल थे। ये सुन के वो तो फिर एकदम सरप्राइज रह जाती है कि क्या तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर अब उसे ये लोग तो आगे की लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक ही कहने लगे थे। ये अब गुस्से में जियांग के पास आती है कि तुमने अगर मुझे प्रपोज करना ही था तो पहले बता देते, ये सब करने की क्या जरूरत थी। और वैसे भी मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मेरी सारी एक्साइटमेंट भी तुमने ख़त्म करके रख दी। वो भी फिर से यहाँ पे उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के साथ साथ ये भी बताने लगता है कि उस दिन जिस लड़के ने तुम्हारी हेल्प की थी ना वो मैं था, ली मोरान नहीं। ये सुनकर डुई इमोशनल कि अगर यही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं ऐसे ही किसी और के पीछे भागती रही। वो तो इसे यहाँ पे हगी कर लेता है। वेल ये सब कुछ जो कि लूमी देख चुकी थी उसका तो मानो दिल ही टूट जाता है। अब जाहिर है अब की बार तो इनकी फीलिंग्स ट्रू ही थी। अब ये प्रिटेंड थोड़ी ही ना कर रहे थे। अब तभी यहाँ पे फायरवर्क्स होने की वजह से ये सीन तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है। इन दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। ली मोरान ने इसे अपने साथ खाना खाने चलने को बोला था जो कि अब की बार ये मानी जाती है। वो दोनों भी फिर खुशी खुशी से वहाँ से जाने लगती हैं। इन दोनों बच्ची लड़कियों के पास जियांग के फ्रेंड्स कंपनी देने आ चुके थे। चलो इनके कपल भी बन ही गया। डोई ये सोच सोच के ब्लश करने लगती है कि कल क्लास में मैं और जियांग एक दूसरे को कैसे मिलेंगे। वो वाला लम्हा तो ये बस इमेजिन ही करने लगी थी। इधर जियांग बस अपनी और डोई की फोटोज ही देख देख के स्माइल करने में बिजी। नेक्स्ट डे वीकेंड था। जियांग इसे कॉल करके अपने साथ आउटिंग पे चलने को बोलता है। ये भी तैयार होने के लिए जल्दी से उठ खड़ी थी। अब वो उसे मना कैसे करती। अब गेम खेलते हुए जैसे ही डुई की नज़र डोंगडे और लूमी पे पड़ती है, ये हैरान कि ये दोनों आखिर इधर क्या कर रहे हैं। कहीं चैन नहीं है इन्हें। ये उनकी नज़रों से बच के फिर वहाँ से भागने लगते हैं। इन्हें ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र एक बियर्ड मैन और लेडी पे पड़ती है जो कि उस वक्त उसकी ड्राइंग बना ही रही थी। ये फिर उन्हें इग्नोर करते चलते बनते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि जियांग और डुई ही थे। वाह क्या कमाल का आइडिया सोचा। इधर फिर लूमी को गिफ्ट दिलाने खड़ा हो गया था। सो इस तरह उसका ध्यान अब जियांग से हट ही गया होता है। इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद दोनों फिर घर आ ही गए थे।
ये जब जियांग के स्टडी रूम में झांकती है, वहाँ पे उसकी डायरी पे ही नज़र पड़ती है। ये तो फिर उसे रीड ही करने लगी थी, जिसमें उसने पहले नंबर पे ही इससे हुई फर्स्ट मुलाकात का ही लिखा था। इतने में ऊपर से जियांग भी आ जाता है कि क्या पढ़ रही हो। ये फिर से उससे नाराज़ कि अगर तुम मुझे जानते और पहचानते थे तो बताया क्यों नहीं। वो अब जैसे ही इसके क्लोज आने लगता है तो ये समझते ये मुझे किस कर रहा है, पर इसकी स्माइल देख के वो उसके साथ नाटक करने पे इसके पीछे मारने के लिए भागती है। लूमी भी वाकई में डोंगडे को अब लाइक करने लगी थी, बट प्रिटेंड करना छोड़ती कब, ये तो फिलहाल नहीं पता। रात का खाना जियांग ने ही बनाया था। वो अब इसे पढ़ाई करने को भी चलने को बोलता है कि मेरी डिज़ायर है कि तुम बस अपने एग्ज़ाम्स में पास हो जाओ। अभी फ़िलहाल तो इसके मम्मी डैडी यहाँ पे नहीं थे, सो देखते हैं कि वो इसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए मानते भी हैं या नहीं। ली मोरान शाओ को लेने आया था। उसके इरादे इसे अपनी लव कन्फेशन करके इसे गर्लफ्रेंड बनाने के ही थे। उसके पूछने पे जैसे ही ये उसे बताता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने फिर से अब्रॉड चले जाना है, तो वो अपसेट हो जाती है कि ये तो मुझे उधर जाके भूल ही जाएगा, और वैसे भी इसने ऐसा सोचा भी क्यों कि ये मुझे छोड़ के जाएगा। सो इसलिए उसने अभी अपनी फीलिंग्स इसके सामने शो नहीं करवाई थी। दूसरी तरफ हमें घर पे डुई को दिखाया जाता है, जो कि पढ़ने के लिए बैठ ही चुकी थी। जियांग भी फिर अपनी क्यूट सी गर्लफ्रेंड की हेल्प करने लगता है। अब पढ़ते पढ़ते जब वो सो जाती है तो उसे उठा के ये फिर बेड पे आके लिटाने ही लगा था। अगले दिन मम्मी जब इसे कॉल करती हैं तो इसकी पूरी कोशिश थी कि उन्हें पता ना चले कि मैं जियांग के साथ हूँ, पर जियांग तो इससे फ़ोन लेके उनसे बात ही करने लगा था। अभी वो उसे कुछ कहती तो नहीं, पर परेशान हो गई थी कि इन दोनों ने अपना रिश्ता बढ़ाने में कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी है। अगर कल को जियांग ने मेरी बेटी को छोड़ दिया तो फिर क्या बनेगा। इधर ये जैसे उसके क्लोज आने लगते हैं तो वो इसके मुंह पे हाथ रख देती है कि मुझे पता है कि तुम फिर से नाटक कर रहे हो। आज का लंच डुई के पेरेंट्स की तरफ से ही था। वो जब जियांग से अपने खदशे का इजहार करते हैं कि तुम हमारी बेटी को लेके सिंसियर तो हो ना, ये ना हो कल को तुम इसे छोड़ दो, तो वो भी पूरी एनर्जी के साथ यस कहता है कि मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगा, आप टेंशन मत लें। वैसे भी इसके पीछे पहले मैं ही भागा था, ये नहीं, और मैं इसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। ये सुन के अब डुई के पेरेंट्स काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। एक्चुअली में वो इसके मुंह से बस यही सारे वर्ड्स ही तो कहलवाना चाहते थे। अब उन्हें काफ़ी इत्मीनान हो चुका था, सो ये अब लोग खाना ही खाने लग जाते हैं। शाओ इससे अच्छे से बात नहीं कर रही थी, बल्कि चुप चुप भी होती है, तो वो परेशान कि इसे क्या हो गया है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब जियांग से कह के वो डुई के थ्रू इतना ही पता चला पाया था कि वो उसके अब्रॉड जाने की बात सुन के ही उससे नाराज़ है और कुछ नहीं। सो इसे अपने फ्यूचर के प्लान्स में चेंजिंग वगैरह करनी चाहिए। अब वो परेशान हो जाता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। फर्ज करो अगर मैं अब्रॉड चला भी गया तो मैं उसे नहीं भूलूंगा, और यही बात उसने अब फिर शाह को ही जाके बतानी थी। अगले सीन में फिर हमें इन दोनों को ही इकट्ठे में दिखाया जाता है। वो फिर शाओ के पास पहुंच के इसे यही कहने लगा था कि फ़र्ज़ करो अगर मैं बाहर चला भी गया तो तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ये बात अपने जहन से निकाल दो। फिर से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का कह के यहाँ पे उसे हगी कर लेता है। ये फ़ौरन से उसे पीछे धकेल के बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भाग जाती है। जियांग और डुई को एक साथ में बहुत ज़्यादा खुश देख के डोंगडे जेलिस कि तुम लोगों ने अपनी लाइफ तो बना ली, पर मेरा क्या, मैं क्या करूँ। अभी तक लूमी से मैं अपनी लव कन्फेशन ही नहीं कर पाया हूँ। ये उसे कहने लगते हैं कि तुम कर ही दो, यही अच्छा होगा, ये ना हो कि बाद में देरी हो जाए। अब तभी थोड़ी देर के बाद उसे लूमी की कॉल आ जाती है, जो इसे अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट कर रही थी। अब ये खुश और फिर जल्दी से उन्हें गुड बाय कहता वहाँ से जाने की करता है। लूमी का इरादा इसके साथ आज तो पूरा दिन गुजारने का ही था। डुई के एग्ज़ाम्स करीब आ रहे थे, सो अब न सिर्फ जियांग बल्कि ली मोरान और शाओ भी इसे पढ़ाने का डिसाइड कर ही चुके होते हैं, ताकि ये सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर कर ले। इधर लूमी इसे अपनी मॉम के बारे में ही बताने लगी थी कि कैसे उन्होंने मुझे खुद अकेले में ही पाला है। मुझे एक डांसर बनने का शौक़ है, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। उनकी वजह से मैं फिर छुप छुप के ही उसकी प्रैक्टिस करती रहती हूँ।
अभी भी जब वो डांस की एंजॉय कर रही होती है तो ये उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। इस बात का फ़िलहाल तो लूमी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। उसने मास्क पहना था तो शक्ल कोई भी पहचान नहीं सकता था। इसके साथ आज का दिन तो उसका बहुत ही अच्छा गुजरा था। वो अब यही सोच रही होती है कि मैंने इसके साथ जो भी आज का दिन बिताने का फ़ैसला किया था ना, वो बहुत ही अच्छा लगा। इसी खुशी में वो बाकायदा इसके लिए भी कुछ परफॉर्म करती है। एक तरह से चलो इससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे या ना करे, वो उसकी फ्रेंड तो थी ही सही ना। वो तो इधर प्यार भरी नज़रों से उसे देखता ही रह गया। अभी फ़िलहाल के लिए उसने इसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का इरादा तो गिव अप ही कर दिया था। डोई को तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करवा लिया था। उन्हें यकीन था कि ये इस दफ़ा पास हो ही जाएगी। अब साथ में इसे बेस्ट ऑफ लक भी कहने लगते हैं कि तुम एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तुम ज़रूर इस दफ़ा पास हो ही जाओगी। फाइनली इसके पेपर्स का दिन आ चुका था। ये अब फिर जियांग के साथ की मेहनत को याद करके बहुत अच्छे से ये अपने पेपर्स देती है। साथ में खुश भी थी कि अब की बार पक्का मेरे फेल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें साथ में जाते हुए जब लूमी देखती है तो फिर से उसका फेस लटका हुआ। अभी भी जियांग पे वो गिव अप बिल्कुल नहीं करने वाली थी। यहाँ पे फिर इसने उसे बता दिया था कि मैंने तुम्हारी डांस करने वाली वीडियो बना ली थी और सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर दी और लोगों ने उसे बहुत ही अप्रिशिएट किया है। वेल, ये फिर उसे कुछ भी नहीं कहती। रात को चैन साहब लिंगफे के हॉस्टल के बाहर ही पहुंच आए थे। ज़ोर ज़ोर से उसे आवाज़ें दे के नीचे ही बुलाने लगते हैं। अब अपनी गलती की वो उससे यहाँ पे माफ़ी ही मांगने लगा था और साथ में उससे पैचअप करने की भी बात करता है। वो गुस्सा के रिलेशनशिप तुम्हारे लिए मजाक है क्या? एक दफ़ा रिश्ता टूट गया सो टूट गया, अब मुझसे कोई भी उम्मीद ना रखो। तुमने मुझसे कौन सा अच्छा किया था? किसी और लड़की के साथ मिलके तुम मुझे चीट कर रहे थे। ये नहीं मानने वाला था। डोई भी उस पर अपना गुस्सा निकालने लगती है, पर ये साहब ढीठ हड्डी बने वहीं पे ही खड़े रहते हैं कि तुम लोग तो लिंगफे और मेरे मामले से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम लोग कौन होते हो हमारे दरमियान आने वाले? ये सब जियांग के फ्रेंड्स भी देख के फिर इनके पास ही आते हैं। चैन को वहाँ से जाने को ही बोलने लगे थे कि क्यों लड़कियों को यहाँ पे परेशान कर रहे हो। वो उल्टा जियांग को ही मुक्का मार देता है। सिक्योरिटी गार्ड्स भी फिर फ़िलहाल इन दोनों का मामला सुलझाने के लिए आ चुके थे और साथ में इन्हें वहाँ से लेके जाने भी लगते हैं। अब वांग का मामला इन्होंने हल करना था, सो ये फे को जियांग का ख्याल रखने का कह के खुद फिर वहाँ से जाने लगती हैं। अब ये इसे लेके डॉक्टर के पास ही आ चुकी थी। साथ में इससे अपोलोजाइज़ करने के साथ साथ इमोशनल भी हो जाती है कि तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। चैन तो है ही ऐसा खड़ूस और सेल्फिश किस्म का बंदा, उससे बंदा और क्या ही उम्मीद रखे। ये फिर उसे चुप कराने ही लगा था कि मैं ठीक हूँ पर तुम रो तो मत। इसका वॉन देख के फिर जियांग परेशान कि तुम्हें क्या हुआ। अब वांग ने इन्हें सारी बात का बता दिया था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की वजह से फिर हमने उसकी रूममेट की हेल्प की है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे तंग करने के लिए आ चुका था। टीचर ने डुई का रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। फाइनली वो सारे सब्जेक्ट्स में पास हो चुकी थी। ये देख के वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ये गुड न्यूज़ जाके जियांग को देती है। उसे भी इसके लिए बहुत खुशी थी। अब रात को इसने पार्टी का भी अरेंज किया था। पहले शाओ को मैसेज करके बुलाती है, उसके बाद डोंगडे को भी इसने पार्टी में आने का कह दिया था। अब ये सब एक रेस्टोरेंट में पहुंच ही आए थे। तभी डोंगडे अपने साथ लुमी को भी इधर ही लिए फिर रहा होता है। ये देख के यहाँ पे हिडुई तो सरप्राइज रह जाती है। वह उसे कुछ भी नहीं कहती। अभी बिना कोई झगड़ा किए सभी यहाँ पे चेयर्स करने लगे थे। अब जहाँ पे जियांग डुई को लेके जा रहा था वहीं पे हम फे और जियांग को भी देखते हैं। उसने फे को अब चैन से जुड़ी यादों को भुलाने का ही कह दिया था और साथ ही साथ खुद की लव कन्फेशन भी उससे कर ही चुका होता है, जो कि फे ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ली थी। आखिर को जियांग बहुत अच्छा लड़का था, कैसे इनकार करती। अगले दिन कोर्स के सिलसिले में डुई और शाओ दूसरे सिटी ही जा रही थी। पीछे से ये दोनों अपसेट। इस बात का डोंगडे ने लूमी को बता दिया था, सो वो ये मौका कैसे हाथों से गंवा सकती थी। सो फिर से जियांग पे अपने डोरे डालने के लिए आ चुकी होती है। वो चाहती थी कि मैं फिर से अपनी जगह इसके दिल में बना लूँ। वो तो इसे कोई भी चांस नहीं देने वाला था। इसे इग्नोर करता वहाँ से उठ के चला जाता है। इस बात से इसका तो बहुत ही दिल दुखता है।
टियान जो कि फोटोग्राफी करने इसी प्लेस पे ही आया था, उसकी नज़र डुई पे भी पड़ जाती है। वो चुपके चुपके से यहाँ पे इसकी फ़ोटोज़ ही क्लिक कर लेता है और साथ में उसके पास ही पहुँच आया था। वो तो यहाँ पे इससे अपनी दोस्ती आगे बढ़ाने की भी बात कर लेता है, पर वो उसे कोई ख़ास भाव नहीं देती कि तुम यहाँ से चले जाओ, यही ठीक होगा। ये ना सिर्फ बल्कि उसकी शाओ की भी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगा था। डुई इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है कि आखिर इससे मसला क्या है, क्यों हमें फॉलो ही किए जा रहा है। इतनी दफ़ा मना करने के बावजूद भी वो तो रुक ही नहीं रहा था। ये अब डोंगडे को कॉल करके सारी बात का बता देती है और ये भी कि अभी इस बारे में तुम जियांग को मत बताना। वो ठहरा लूमी का चमचा, सो ये अब सारी बात का लूमी को बताता है। उसके साथ जियांग बैठा था, सो उसने भी इनकी बातें सुन ही ली थी। साथ में टियान की क्लिक की फ़ोटोज़ भी वो देख ही चुका था। अब ज़ाहिर है एविडेंसेस तो उसके सामने ही थे। वो इस बारे में फिर डुई से पूछता भी है, पर वो इनकार कर देती है। पर अभी भी उसे यकीन था कि डुई मुझे चीट तो कभी कर ही नहीं सकती, साथ में जेलस भी हो रहा होता है। अब जब ये दोनों वहाँ से जा रही होती हैं तो तभी डुई को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो ये बात शाओ को बता देती है, पर वो बिलीव नहीं करती कि तुम्हारा वहम ही होगा और कुछ नहीं। भला अब हमें यहाँ पे कौन फॉलो कर सकता है। दोनों फिर जाने ही लगी थी। अब हमें यहाँ पे ली मोरान को ही दिखाया जाता है, जो कि इधर जियांग के साथ ही आया था और वही इनके पीछे पीछे था। इसने शाओ के लिए चुपके से यहाँ कोई सरप्राइज़ देने का ही प्लान बनाया था। मीन वो इससे अपनी लव कन्फेशन फाइनली करने ही वाला था। तभी तो वो अपने साथ जियांग को यहाँ पे लेके आया। सामने से शाओ को देख के दोनों फिर छुपने की कोशिश करने लगते हैं कि अगर इसने हमें यहाँ पे देख लिया ना तो फिर हमारा सारा सरप्राइज़ तो एकदम ख़त्म होके ही रह जाना है। इन दोनों की कोशिश थी कि जैसे तैसे करके वो शाओ और डुई के रूम में जाएं ताकि चुपके से शाओ की बर्थडे की अरेंजमेंट्स वगैरह कर सके, पर वो लेडी इन्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देने वाली थी। अब ये परेशान हो जाते हैं कि अब हम आखिर क्या करें। तभी अचानक इनकी नज़र टीचर ली पे पड़ती है, जो कि एक्चुअली में कोर्स के सिलसिले में शाओ और डुई के साथ इधर ही आए थे। अब ये फिर उन्हीं की हेल्प मांगने लगे थे। शाओ और डुई जैसे ही रूम का डोर ओपन करती हैं तभी कोई डुई को छुपा लेता है। वो परेशान अब सारे ही लाइट्स ऑन करके शाओ को बर्थडे विश करने उसके पास ही आने लगते हैं। टीचर भी इन्हीं के साथ ही इधर आए थे। शाओ तो अपनी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज पाके बहुत ही खुश होती है। स्पेशली ली मोरान का अपने लिए इतना कुछ करना उसे अच्छा लग रहा था। उसने फाइनली पक्का इसकी गर्लफ्रेंड बनने का डिसाइड कर लिया था। दोनों इतनी अच्छी ट्रिप के बाद वापस आ ही चुकी थी। इधर लूमी जैसे ही डोंगडे को बताती है कि मैं जियांग के साथ फिर पैचअप करने का सोच रही हूँ कि अभी तक उस पर मैंने गिव अप नहीं किया, तो ये अपसेट के इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी आखिर क्यों इसे लव क्यों नहीं हुआ है मुझसे। ये जियांग का ख्याल अपने दिल से निकाल के मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती। टीचर सबको आर्ट एक्सचेंज प्रोग्राम का बताते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनसे टेस्ट लिया जाना था। डुई का तो ड्रीम ही आर्टिस्ट बनने का था, सो वो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से कैसे गंवा सकती थी। आज इसे तैयारियां करना स्टार्ट कर देती है। इस बारे में उसने जियांग को भी बता दिया था। रात को इसे मैनेजर के साथ जाते देख के डोंगडे हैरान और जियांग को कॉल करके अपने पास आने को कहता है। मैनेजर तो इसे इसके न्यू क्लाइंट से मिलवाने ही लेके जाने वाले थे। अब जो कि इसकी पेंटिंग में इंटरेस्टेड था, डोंगडे के पास ये दोनों ही आ चुके थे। एक्चुअली में इस वक्त ली मोरान उसके साथ था ना, तो इसलिए वो भी आ गया। और इधर डुई को पता चलता है कि वो उसका क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि टियान है। वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था कि मेरे साथ खाना खा के ही जाना। तभी जियांग आ जाता है। वो इसे लेता फिर वहाँ से जाने ही लगा था। अब जियांग को लगता है कि ये उसे बिना बताए टियान के साथ डिनर करने आई थी, पर वो उसे कहती भी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये उस पर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। आगे से उसकी कोई बात नहीं सुनता। वापसी पे डुई उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है कि इसने आखिर मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया है। अब इसे इतने ज़्यादा गुस्से में देख के इसकी तो यहाँ पे क्लासमेट्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि अचानक इसे क्या हो गया है। ली मोरान शाओ को मैसेज करके इसके और जियांग के बीच होने वाली बहस का बता देता है और उधर खुद ली मोरान जियांग को फिर क्लियर करने लगा था कि वाकई में डुई टियान से पेंटिंग के हवाले से ही बात करने गई थी और कुछ नहीं, जो कि उसकी और डुई की ही बनी हुई थी। अब ये देख के वो यहाँ पे स्माइल करने लगता है। उसका गुस्सा सारा ख़त्म हो चुका था।
डोंगडे ने लूमी के पास आके उसे सारी बात का बता दिया था कि मैं तुमसे लव करता हूँ, उसे तुम्हारे क्लोज आने के लिए ही मैंने फिर तुम्हें जियांग को अप्रोच करने का आइडिया दिया, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अब ये सब सुन के वो तो उस पर गुस्सा ही करने लगती है और साथ ही साथ उसे वहाँ से इसने जाने का भी कह दिया था। अब उसके जाते ही पीछे से ये खुद काफ़ी परेशानी हो गई थी। जियांग अगले दिन डुई को मनाने पहुंच आया था। इनकी नाराज़गी इतनी भी कोई बड़ी नहीं थी कि वो ना मानती। अब आज का दिन ना सही, कल को तो इन दोनों ने बात करने का डिसाइड कर लिया था। लूमी अपनी प्रॉब्लम शेयर करने जियांग के पास आती है। अब वो उसके सामने एतराफ़ कर चुकी थी कि वाकई में वो डोंगडे को पसंद करने लगी है, जो कि ये अच्छी बात थी, पर साथ में उसके यूँ झूठ बोलने पे उस पर खफा भी। डुई हाल में अपनी बनाई रिपोर्ट लाना भूल गई थी। सुशाओ को मैसेज करके वो लाने के लिए कह देती है। वो अब जल्दी में जो इनवेलप उठाती है वो डुई का ली मोरान के लिए लिखा गया लव लेटर ही था। टीचर जब डुई की रिपोर्ट पढ़ के सुनाने लगती हैं, जो कि ऑब्वियसली सी बात है लव लेटर था। ये सुन के तो यहाँ पे जियांग की शक्ल देखने वाली थी कि क्या अभी तक ये ली मोरान को ही पसंद करती आई है। वो अब गुस्से में वहाँ से जाने लगा था। उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। शाओ परेशान के ये क्या मुझसे गलती हो गई। डुई अलग से इमोशनल कि अब तो जियांग मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा, मैं क्या करूँगी। वो हॉस्टल छोड़ के घर वापस से आ गया था। साथ में उसने जॉब के लिए भी अप्लाई कर दिया था कि इस तरह मेरा जहन बटा रहेगा। डुई उसे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल करती है, बट नो रिप्लाई। अब से फिर उसने स्टडी पे ही फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। डोंगडे अलग से परेशानी के मारे बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद वो तो टुन्नी हो गया था। अब जैसे ही उसकी मुलाकात लूमी से होती है, वो फिर से उसे अपना कोई जवाब देने का ही कह रहा था कि मैं वाकई में तुमसे बहुत लव करता हूँ, प्लीज़ मेरी ये लव कन्फेशन एक्सेप्ट कर लो ना। फाइनली वो भी अब की बारी से मना नहीं कर पाती। इस बात से दोनों ही बहुत खुश होते हैं। डुई के एग्ज़ाम का दिन आ चुका था। ली मोरान जैसे ही शाओ को जियांग की कंपनी का बताता है कि वो कहाँ जॉब कर रहा है, एक्चुअली में उसकी बात उससे होती ही रहती थी। अब ये फ़ौरन से डुई को कॉल करके इस सारी बात का बता देती है, और वो असल में उसकी कज़न के हस्बैंड की ही कंपनी थी। ये अब उसे डुई से बात करने को ही कहने लगे थे। डुई ने खुद अपनी कज़न को कॉल करके उससे फिर जियांग के सामने अपनी सिफारिश करने के लिए कह दिया था। अब इतनी सारी बातें करने के बावजूद भी वो तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि अभी मुझे बस ये यकीन करने दें कि वाकई में उसके दिल में अब सिर्फ मैं हूँ, ना कि ली मोरान। वो तो ये जॉब छोड़ के ही फिर वहाँ से चला जाता है। वो किसी से अभी फ़िलहाल कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहता था। डुई ने तो जियांग की याद में बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह भी बना ली थी। जियांग ने भी फाइनली बहुत सोच समझ के वापस जाने का डिसाइड कर लिया था। वो खुद भी कहाँ उसके बगैर खुश रह सकता था। डुई की टीचर ने कॉल करके उसे बता दिया था कि वो एग्ज़ाम में पास हो चुकी है, पर उसके फेस पे ज़रा भी खुशी नहीं दिखाई देती। हालांकि ये उसका बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला था। वेल अब जियांग यहाँ पे नहीं था, तो उसकी सारी खुशियाँ ही ख़त्म होकर रह चुकी थी। जियांग सीधा पे डुई के स्टूडियो ही पहुंच आया होता है। अब वहाँ इतनी सारी अपनी पेंटिंग्स बनी देख के वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि इसका मतलब उसके दिल में अब सिर्फ मैं ही हूँ, वो मुझे नहीं भूली है। डोंगडे से इसे जियांग के वापस आने का पता चल गया था, सो ये अब उसकी प्लेस का पूछ के जल्दी से उससे मिलने के लिए वहाँ पे जाने लगती है। इधर ही अचानक फिर रेन स्टार्ट हो चुकी थी। अब ये परेशान वहाँ पे खड़ी ही होती है कि तभी जियांग साइकिल पे इसे लेने के लिए आ जाता है, जिसे देख के बिल्कुल इनकी तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जैसे फर्स्ट मुलाकात वाले दिन ही ये उसे लेने ऐसे ही आया था। ये अब खुश होती उसके पीछे ही बैठने लगी थी और साथ में थोड़ा सा इमोशनल होके इसे ज़ोर से पकड़ भी लेती है कि अब मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं भी नहीं जाने दूंगी। ये सुन के यहाँ पे तो वो अब स्माइली करने लगा था। असल में उसके इरादे भी अब इसे बिल्कुल भी छोड़ के जाने के नहीं थे। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब वो इसे खोने का सोच भी नहीं सकता था। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक